है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि केरसांग वांगडू ने जामगन गोनबो को दोरजी की मदद के लिए जंगल में भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर आग तेजी से फैलती जा रही है। अब लोगों का सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। इस आग को लगाने के लिए 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक वन विभाग के पुलिस सब स्टेशन का ओल्ड वे भी है। ओल्ड वे पुलिस कर्मियों को समझाने की कोशिश करता है कि चीड़ के पेड़ों से निकलने वाला लीसा कितना खतरनाक है, लेकिन उसकी इन बातों का सिपाहियों पर कोई असर दिखाई नहीं देता और आग दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। जंगल की आग इतनी तेजी से अपना रूप बदल रही थी कि वह संकीर्ण घाटी लगती थी, जैसे हवा विहीन हो गई हो। इसी वजह से अब आग का भी दम घुटने लगा था। एक बार तेज लपटें उठी और फिर वे धीमी होने लगी। आग अब समापन की ओर थी और लग रहा था कि अब शायद बुझ जाएगी। अभी तक जो लोग हताश होकर देख रहे थे, उनके चेहरे पर राहत आई कि शायद अब वे सांस ले सकेंगे। लेकिन जैसे ही सांस लेने के लिए ताजी हवा ने घाटी में प्रवेश किया, लपटों में एक बार फिर जान आ गई। जब तक लोग कुछ सोचें, जंगल फिर आग की लपटों से लाल दिखाई देने लगा। पेड़ों की तो बात ही छोड़िए, अब लग रहा था कि हवा में भी विस्फोट हो जाएगा। लोगों को सांस लेने में इतनी कठिनाई हो रही थी कि लगता था किसी ने उनका गला दबा दिया हो। एक बार फिर से वे लोग जमीन पर लेट गए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और फिर खड़े होकर उन्होंने आग की ओर मुट्ठी तान कर दिखाया। यह ऐसा ही दृश्य था जैसा फिल्मों में हम नायकों को करते हुए देखते हैं। इस प्रकार आग से लड़ने वाली सेना को एक शिकस्त मिली और वह भाग खड़ी हुई। सेना के लोग आकर थोड़ी देर उस स्थान पर रुके जहां तक ऑक्सीजन को आग ने निगल नहीं लिया था। अब जंगल से नीचे उतरकर नदी के किनारे आग का फैलाव हो गया था। एक बार फिर ऐसा लगा कि वह बुझने जा रही है, लेकिन जब दोबारा वह तेज हुई तो पेड़ों की फुनगियों पर बची कुची हरियाली को भी उसने समाप्त कर दिया। एक के बाद एक प्राचीन पेड़ों का हजारों साल पुराना अस्तित्व अचानक समाप्त हो गया। लेकिन इन पेड़ों में लगी आग जड़ के पास से लेकर ऊपर तक अपना रूप दिखा चुकी थी। अधिकांश पेड़ों ने अब जलना बंद कर दिया था, लेकिन चीड़ के पेड़ अपने लीसे की वजह से जलते रहे। यह संभव नहीं लगता कि केवल लीसों की वजह से इतना उग्र विस्फोट हो। जरूर उन पेड़ों में बारूद भी रहा होगा। पेड़ों के भीतर से लगातार आग के गोले निकल रहे थे और चारों तरफ फैल रहे थे। चीड़ के पेड़ों में इतना तेज विस्फोट हो रहा था कि आग के गोले कभी-कभी 30-40 मीटर चौड़ी नदी को पार कर दूसरे तट पर पहुंच जाते थे। शुरू के कुछ समय तक आग के नए गोलों का मुकाबला किया गया और आग बुझाने वाले दल के लोगों ने काफी मेहनत की। उन्होंने ऐसा करते समय यह नहीं देखा कि उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये लोग सचमुच बहुत बहादुर थे, लेकिन आग ने सारा ऑक्सीजन सोख लिया था और ऐसे में उनकी बहादुरी लंबे समय तक नहीं चल सकती थी। वे ऑक्सीजन की तलाश में इधर उधर उसी तरह देखते जैसे पानी में से निकली मछली छटपटाती है। ओल्ड वे भी उनमें से एक था जो हर बार थोड़ी ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने पर बोलता, मैंने उन्हें आगाह किया था, मैंने उन्हें आगाह किया था।
वहां मौजूद लोगों में से कुछ ने उसकी इस बात को सुना और याद किया कि सचमुच उसने आगाह किया था। कई लोगों ने उसे पकड़कर तेजी से हिलाते हुए उससे पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ओल्ड वेई ने लाचारी के साथ सिर हिलाते हुए कहा, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मेरे बारे में तुम लोग चिंता मत करो। तुम फौरन यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ। कुछ लोगों ने ओल्ड वेई को उठा लिया और उसे लेकर वे किसी सुरक्षित स्थान की ओर भागे। थोड़ी देर तक घाटी में खामोशी रही। इसके बाद चीड़ के पुराने पेड़ फिर विस्फोट के साथ फटने लगे। इसी दौरान आग का कोई बहुत बड़ा गोला नदी को पार करता हुआ 3 टुकड़ों में विभाजित हुआ और घने जंगल पर गिर पड़ा। अब आग को फैलने के लिए एक नया इलाका मिल गया था। ओल्ड वेई को फौरन उस एम्बुलेंस के पास लाया गया जो अस्थायी तौर पर कमांड सेंटर का काम कर रहा था। अभी तक जो पार्टी कार्यकर्ता उसकी निंदा कर रहे थे, उन्हें अब उसकी सलाह की जरूरत थी। ओल्ड वेई ने किसी मंजे हुए सैनिक की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए उन्हें संबोधित करना शुरू किया। आखिर उसने अपने जीवन काल में लड़ाइयां तो देखी ही थी। हम सीधे सीधे आग से नहीं लड़ सकते। हमारा शरीर आग के लिए बहुत सुभेद्य है, इसलिए अभी हमें पीछे हट जाना चाहिए। पीछे? क्या यह वैसा नहीं होगा जिसे हम भाग खड़ा होना कहते हैं? नहीं, यह भाग खड़ा होना नहीं है। तुम सब ने देखा है कि इतनी बड़ी और भीषण आग के नजदीक हम नहीं जा सकते। हमें पीछे हट जाना चाहिए और किसी उचित स्थान को देखकर वहां अपना सुरक्षा तंत्र स्थापित करना चाहिए। ऐसा करके ही हम आग के रास्ते को भी बदल सकते हैं। पीछे हटकर कहाँ? रक्षा क्षेत्र बनाने का तुम्हारा मतलब क्या है? अभी जो कार्यकर्ता उससे बात कर रहे थे वे अब सवाल कर रहे थे, न कि जिरह। अब उनकी भाषा और स्वर में दबंगई का पुट भी नहीं था। अंदर एम्बुलेंस में पड़ी एक बेंच पर ओल्ड वेई लेटा हुआ था और सांस लेकर सहज होने में लगा था। जैसे ही वह आराम से सांस लेने लायक हुआ, उठकर बैठ गया और बोला, माफ कीजिए, यह मेरी गलती है कि मैंने साफ साफ नहीं कहा। सुरक्षा जोन का मतलब बस इतना ही होता है कि किसी जंगल में एक पट्टी के सारे पेड़ों को लोग काटे। इसके पीछे सोच यह है कि आग उस खाली जमीन की वजह से दूसरी तरफ न जा सके। मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप यही जानना चाहते हैं ना कि इस काम के लिए हमें कितने आदमियों की जरूरत होगी, हमें कितने पेड़ों को काटने की दरकार होगी। लेकिन यह महज एक तरीका है। अपने काम को बचाने के लिए हम प्राकृतिक भू संरचना का भी सहारा ले सकते हैं। मेरा मतलब किसी नदी, झील या बड़ी चट्टान, या आप कह सकते हैं कि घास का मैदान, मतलब इसी तरह की कोई चीज। लेकिन अगर बड़ी नदी भी इसे न रोक सके तो? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। सुरक्षा जोन ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ चीड़ के पेड़ हों, जैसे वहाँ नदी के किनारे थे। बात करते करते ओल्ड वेई थक गया था। अपने को और देर तक रोके नहीं रख सका और पीठ के बल बेंच पर लेट गया। यह सुरक्षा जोन हमें कहाँ बनाना चाहिए? इसके लिए 2 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। पहली बात तो यह है कि जगह ऐसी हो जहां हम आसानी से काम कर सकें, और दूसरी, इसे आग लगने वाली जगह से काफी दूर होना चाहिए ताकि आग जब तक वहां पहुंचे तब तक हम अपना काम खत्म कर चुके हों। ठीक है, अब यह बताओ कि कौन सी जगह है जहां से हम काम शुरू करें? शीगांग, उसने जवाब दिया। अपनी बात जारी रखते हुए उसने आगे कहा, इसके अलावा आपको वन विभाग के इंजीनियरों से यह कहना होगा कि वे आए और काम का निरीक्षण कर लें। वन विभाग? उन सारे प्रतिक्रियावादी अधिकारियों को तो हटा दिया गया है। ओल्ड वेई ने हंसते हुए कहा, फिर तो वे मेरी ही तरह होंगे। वे भी जनता की सेवा करके अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सकते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना वह एक और मांग प्रस्तुत कर दे। उसने कहा, आपको यह भी करना चाहिए कि पुराने पार्टी सचिव। उसके बाद बीच में काटते हुए उन्होंने कहा, ओह, तुम चाहते हो कि जिसको भी उखाड़ कर फेंक दिया गया वह आए और दोबारा पार्टी में शामिल हो जाए। यही चाहते हो ना? तुम समझते हो कि सही समय है जब पुरानी सत्ता को वापस बुला लिया जाए। क्यों? ओल्ड वेई ने वही किया जो वह कर सकता था और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। एक डॉक्टर उसके करीब आया, उसे कुछ दवाएं खिलाई
और उसकी नसों में ड्रिप लगा दिया। ओल्ड वे ने खुद को कमांड सेंटर की मीटिंग में बैठा पाया, जहां इस बात पर विचार किया जा रहा था कि किस तरह आग का मुकाबला करने के लिए हजारों की संख्या में लोगों को ची गांव तक भेजा जाए। अंधेरा होते होते लोगों का पहला दस्ता ची गांव में प्रवेश कर गया। जंगल की आग लगातार उग्र रूप लेती रही और धीरे धीरे नदी का समूचा इलाका लपटों की चपेट में आ गया। पुरानी प्राकृतिक रक्षा पंक्ति नदी पर काबू पा लिया गया था। अब जंगल की आग ची गांव के दक्षिण पूर्व दिशा में पहाड़ की विशाल चोटियों की ओर बढ़ रही थी। इस समय वह पहले के मुकाबले और किसी भी समय की तुलना में गांव के काफी नजदीक थी, लेकिन किसी को इसकी लपटें दिखाई नहीं दे रही थी। इसकी वजह यह थी कि इसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था, तो भी धुएं की विशाल लहरों ने दक्षिण पूर्व के आसमान को लगभग पूरी तरह आच्छादित कर दिया था। इनसे छनकर सूरज की जो थोड़ी बहुत रोशनी आती थी वह बहुत ही मामूली थी और ऐसा लगता था कि भोर से पहले का भूरापन आकाश में छाया हुआ है। नीचे घाटी में सभी जीवित प्राणी इसकी चपेट में आ गए थे और उनकी निगाहें हमेशा धुंधली नजर आ रही थी। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। हवा में अब पहले की तरह कंपन नहीं था, लेकिन आकाश से लगातार राख की बारिश हो रही थी, जिससे ऐसा लगता था जैसे अनंत काल तक यह भूरा हिमपात जैसे दृश्य बना रहेगा। आग लगे अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन ची गांव की हर खुली जगह पर राख और धूल की एक झीनी परत पड़ गई थी। मकानों की छतों पर, पेड़ों पर और खुले मैदानों में चारों तरफ राख की प्रचुरता से ऐसा लगता था कि मनुष्यों से भरी यह दुनिया अपने यथार्थ से थोड़ा इधर उधर हो गई है। खेतों में नमी की अंतिम बूंद भी समाप्त हो चुकी थी और ऐसा लगता था कि सारी नमी गैस बनकर उड़ गई है। किसी तरह मौत की इस कसक में जमीन से निकले अंकुरों ने अपनी मुरझाई पत्तियों पर थोड़ी हरियाली बचा रखी थी, जिसकी वजह से दूर तक एक हल्की हरितिमा दिखाई देती थी। केलसांग वांगडू ने हाथ बढ़ाकर एक अंकुर को सहलाया, लेकिन पहले ही स्पर्श में वह बिखर गया। इस दृश्य को देखकर केलसांग का मन हंसने को हुआ। वह समझ रहा था कि ऐसे समय हंसना कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि आखिरकार चीन एक बहुत बड़ा देश है। अगर ची गांव की फसल बर्बाद हो जाए तो भी सरकार अन्य इलाकों से बहुत सारा अनाज यहाँ ला सकती है। दरअसल खेतों में वह महज इसलिए टहल रहा था क्योंकि यहाँ के किसान जब भी किसी बात को लेकर चिंतित होते थे तो वे खेतों में टहलने लगते थे। यह उनकी बड़ी पुरानी आदत थी। वह खास तौर पर उन युवकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित था जो वहाँ से रवाना हो चुके थे, और इसमें भी सुओपो के बारे में उसकी विशेष चिंता थी। सुओपो एक गुस्सैल नौजवान था और उसे अपनी सीमाओं की जानकारी नहीं होती थी। इसके अलावा सबसे बुरी बात यह थी कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ सोचे समझे बगैर अपने साथियों को खतरे में धकेल सकता था। किसी जमाने में सुओपो की ही तरह केलसांग भी एक सक्रिय कार्यकर्ता था, लेकिन यह 10-12 साल पहले की बात है। कार्यकर्ता बनने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने उसे भूदास की जिंदगी से मुक्त किया था। सुओपो की ही तरह उसका पहला आधिकारिक पद जन मिलिशिया के प्लाटून लीडर का था। इसके बाद उसे एक उन्नत सहकारी संस्था का नेता बना दिया गया। फिर कम्युनों की स्थापना के बाद उसे प्रोडक्शन टीम के नेता की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे वह आज भी निभा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ने उसके जैसे लोगों को, जो समाज के पायदान के सबसे निचले हिस्से पर पड़े थे, कुछ करने का मौका दिया। ऐसा करते हुए पार्टी ने सामंती प्रथा के पुराने कबीलाई मुखिया के समान एक पद का निर्माण किया। लेकिन अब सुओपो जैसे युवकों को पदोन्नति देकर पार्टी अपने ही किए का उल्टा कर रही थी। असल में केलसांग इन चीजों के बारे में इसी तरह सोचता था। उसने सोचा कि हो सकता है पार्टी के लोग हमेशा युवा लोगों को वरीयता देते हों, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? उसे फिर हंसी आ गई। इस बार उसे अपने मन की उलझन
और किसी खोई हुई चीज के एहसास की वजह से हंसी आई थी। तो भी वह एक ऐसा नेता था जो कम्युनिस्ट पार्टी के आदर्शों के चलते विकसित हुआ था। इसलिए वह चीगांव की उस क्षमता को लेकर चिंतित रहता था जिसके जरिए यह गांव किसी भी विध्वंस को झेलते हुए अपने को सही सलामत रख सकता था। अपनी प्रतिभा के बारे में भी केलसांग को किसी तरह का मुगालता नहीं था और किसी के मुकाबले वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि वह कोई चतुर व्यक्ति नहीं है। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके अंदर वह कौशल है जिसके जरिए वह गांव के तरह तरह के लोगों का समर्थन हासिल कर सकता है। ची गांव के आसपास के जंगलों के मामले में वह पूरी तरह केवल 2 लोगों पर निर्भर करता था। पहला व्यक्ति कम्यून पुलिस सब स्टेशन का इंचार्ज ओल्ड वेई था और दूसरा गांव का ओझा दर्जी, जिसे पता था कि पहाड़ों के बीच बह रही हवा की दिशा क्या है। हवा की पहचान की उसकी अद्भुत क्षमता थी। अब आज की स्थिति में देखें तो ओल्ड वेई को उसके पद से हटा दिया गया था और क्रांतिकारी घोषित कर दिया गया था, जबकि दोरजी एक फरार कैदी था जो पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ था। केलसांग ने तय किया कि वह दोरजी से मिलने जाएगा। इस तरह की परिस्थितियों में कुछ करने की इच्छा पालना, कुछ हासिल करने की ख्वाहिश रखना उसे पूरा करने का कठिन काम था। अभी तक ची गांव में आग नहीं पहुंची थी, लेकिन हवा में एक झुलसन और खुश्की थी। केलसांग का गला भी सूख गया था। सड़क के आगे बढ़ते हुए उसने कई जगह रुककर बह रहे सोतों से पानी पिया। पानी के किनारे गीली मुलायम मिट्टी पर खड़ा होकर जब वह झुका तो उसके नितंब हवा में काफी ऊपर उठ गए, जिससे झरने से आ रहे पानी ने उसके शरीर को स्पर्श किया और उसके मन में अजीबोगरीब विचार आए। वह खुद को जंगल में से निकलता हुआ महसूस करने लगा, हाथ में राइफल लिए। वैसे भी उसके हाथ में राइफल थी और वह एक भालू पर निशाना साध रहा था जो झुककर पानी पी रहा था। क्या नदी के पानी में शराब मिली हुई थी? केलसांग को हल्का नशा आने लगा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह शिकारी है या खुद कोई रीछ। अपने इन ऊर्जित विचारों से असहज महसूस करते हुए वह फिर तेजी से सड़क पर आ गया और तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक समूचे वायुमंडल में फैली सूखी हवा उसके फेफड़ों में जलन का एहसास नहीं कराने लगी। वह फिर मजबूर होकर नदी के किनारे बैठ गया। जिस समय वह पानी पी रहा था, उसके शिकारी कानों ने महसूस किया कि उसके आसपास फैले जंगल में बेचैन जानवर परेशान होकर इधर उधर डोल रहे हैं। वे न तो किसी खाने की तलाश में थे, न किसी साथी की तलाश में, लेकिन उनका व्यवहार उतना ही बेचैन था जितना इस इलाके में रहने वाले आदमियों का। आसन्न प्राकृतिक विपदा का आभास पाने की क्षमता मनुष्यों के मुकाबले जानवरों में ज्यादा होती है। सड़क से नीचे उतरकर गर्म पानी के सोते के पास दोरजी नहा रहा था और अपने घावों पर जड़ी बूटियों का लेप कर रहा था। यह काम संपन्न करने के बाद वह पहाड़ में बनी अपनी गुफा में जाकर लेट गया। केलसांग को देखकर उसने उठने की जरूरत नहीं महसूस की। उसने यह भी नहीं सोचा कि प्रोडक्शन टीम का नेता इससे मिलने आया है। ऑटो पर व्यंग्य भरी मुस्कान लिए उसने कहा, क्या बात है, तुम तो चिंता से बेनार लग रहे हो। क्या तुम्हारे सिर पर आसमान गिरने जा रहा है? और कोई दिन होता तो दोरजी के इस अक्खड़पन से केलसांग को तकलीफ होती, लेकिन आज के दिन यह देखकर कि वह भगोड़ा ओझा अभी भी अपने घमंडीपन को बनाए हुआ है, उसे अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे उसने बेहद शीतल जल अपने मुंह में भर लिया हो। दरअसल दोरजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि तुम अभी भी पहले की तरह ही बातचीत कर सकते हो। दोरजी के चेहरे पर भावुकता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। उसने कहा, एक बार फिर चरागाहों में घास अच्छी तरह उगने लगी है। क्या यह शानदार बात नहीं है? हमें उनकी गायें और भेड़ें स्वस्थ हो गई हैं और इन सब का श्रेय तुम्हें जाता है और अपराध मेरे हिस्से में पड़ता है। तुम्हें इस बात का भय होगा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अच्छा काम करने का दोष अपने सिर पर ले सके। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैं जानता हूँ कि इसका श्रेय तुम्हें ही दिया जाना चाहिए, केलसांग ने जवाब दिया। और ची गांव के सभी लोग ऐसा ही मानते हैं। यहाँ तक कि ओल्ड वेई और अन्य बड़े नेता भी इस बात को महसूस करते हैं। अचानक दोरजी उठकर बैठ गया
और उसके चेहरे का रूखापन गायब हो गया। उसने थोड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, ओल्ड वे का क्या हाल है? उसे उसके पद से हटा दिया गया है और मेरे बारे में लोगों की क्या राय है? तुम्हें पता है कि वे मुझे गोली मारना चाहते हैं। वह एक बार फिर उदास मन से जमीन पर लेट गया। दोरजी ने अपनी बात जारी रखी, अब अगली बारी तुम्हारी है। मुझे पक्का यकीन है कि प्रोडक्शन टीम के नेता के रूप में तुम बहुत दिनों तक नहीं बने रहोगे। हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में मैं अभी भी सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर नियुक्त प्रोडक्शन टीम का नेता हूँ। तुम तो बहुत विनम्र किस्म के व्यक्ति हो, फिर अचानक तुम्हारे अंदर यह सख्ती कहाँ से आ गई? केलसांग की आंखों में एक चमक दिखाई दी। उसने कहा, ची गांव पर एक महान विपदा आने वाली है। मेरी योजना यह है कि इस खतरे से किसी तरह मैं इस गांव को सुरक्षित रख सकूं। अच्छा, तो तुम जंगल की आग के बारे में बात कर रहे हो। तुम शायद उस आग को नहीं देख पा रहे हो जो शहरों और कस्बों में फैल चुकी है और इस आग से ज्यादा खतरनाक है। ढेर सारे लोग पागलों की तरह लाल झंडे लहरा रहे हैं। अगर तुम खुद देखो तो तुम्हारे अंदर वह कहने का विश्वास नहीं बचा रहेगा जो तुम अभी कह रहे हो। दोनों व्यक्तियों के बीच एक सन्नाटा पसर गया। दोरजी भी कहीं अपनी यादों में खो गया। उसके चेहरे पर भय के संकेत साफ दिखाई दे रहे थे। जब उसने लगभग बुदबुदाते हुए कहा, जंगल की आग को तो किसी न किसी तरह शांत किया जा सकता है, अगर मनुष्य द्वारा नहीं तो ईश्वर द्वारा। लेकिन लोगों के दिलों में जो आग लगी है उसका क्या होगा? दोरजी चुपचाप सिर हिलाता रहा। अचानक उसने चिढ़कर कहा, अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी समस्याओं पर सिर खपाओ। अब दोबारा मुझसे मिलने मत आना। समझ लेना कि ची गांव का वह दोरजी अब मर गया है। केलसांग ने विचलित हुए बगैर जवाब दिया, मेरे पास देर तक रुकने का समय नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझसे यह वादा करना पड़ेगा कि तुम खुद को जिंदा रखोगे। और हाँ, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगा, ची गांव की खुशहाली के लिए। क्या तुम यह नहीं समझते कि मरना बहुत आसान होता है? जब तक ची गांव इस विपदा से सुरक्षित ढंग से बाहर नहीं निकल जाता, मैं तुम्हारे साथ जेल भी जाने में हिचकिचाऊंगा नहीं। तुम्हारे साथ मरने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। केलसांग वांगडू बगैर पीछे देखे दोरजी की गुफा से बाहर निकल आया। मौत के बारे में बात करने से उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। यह ऐसी राहत थी जिसने इस जलन भरे एहसास के बीच एक आनंद की अनुभूति पैदा की। इस तरह गुफा से बगैर कुछ कहे निकल आने के पीछे मुख्य कारण यह था कि वह भावी अनिष्ट के पूर्वाभास के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता था, जो वह लगातार महसूस कर रहा था, जैसा कि हमेशा बीमारी के समय उसे महसूस होता रहा है। हाल ही बीमारी ने भी उसे बड़ी शिद्दत के साथ मौत की धुंधली छाया का एहसास कराया। अब आकाश का रंग खून जैसा हो गया था। उसके सपने ने उसके मन में एक भाव पैदा किया कि मृत्यु नजदीक आ रही है। सपने में दिखाई देने वाला रीछ दुबक कर बैठ गया था। रीछों से उसकी वर्षों पुरानी दुश्मनी थी। किसी शिकारी के कर्म का यह फल होता है कि उसका कोई दुश्मन हो जिसकी परछाई को भी वह न हिला सके। जब पहली बार रीछ से उसकी मुठभेड़ हुई तो उसे पता था कि उसकी किस्मत में जो दुश्मन लिखा हुआ है वह उसे मिल गया। शिकार के लिए लगाए गए अपने खाली फंदे में उसे रीछ के खाल के कुछ रेशे मिले और मिट्टी में खून की कुछ बूंदें, और तभी उसने अपने कानों में एक हल्की सी गुर्राहट सुनी। उसने सिर उठाकर देखा और उसके सामने एक रीछ था। वह डर से पूरी तरह ठिठक गया। सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई जानवर किसी शिकारी के फंदे से बच निकलता है तो पहला काम यह होता है कि वह जानवर भाग खड़ा हो, लेकिन इस समय वह रीछ इस नियम का पालन नहीं कर रहा था। अगर उस पल वह रीछ पेड़ से उछलकर उसे दबोच लेता तो उसके जीवन का अंत हो सकता था। उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वह अपनी राइफल उठाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह पेड़ पर ही बैठा रहा।
बगैर किसी नाराजगी के। हालांकि उसकी छोटी आंखें किसी हिमखंड की तरह चमक रही थी। एक शिकारी के लिए जानवर का यह व्यवहार मुंह पर तमाचे की तरह होता है। इसलिए केलसांग अपनी जगह खड़ा रहा और इंतजार करता रहा कि रीछ उस पर हमला करे। कहा जाता है कि अगर कोई शिकारी अपने शिकार के हाथों मरता है तो यह अच्छी मौत होती है। लेकिन वह रीछ इत्मीनान के साथ पेड़ से नीचे उतरा और आहिस्ता आहिस्ता चला गया। शिकारी उसके पीछे खड़ा चुपचाप देखता रहा। केलसांग के पास इतना समय था कि वह अपनी राइफल उठाए और उसे 1-2 बार नहीं बल्कि 10 बार मार सके। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बगैर हिले डुले खड़ा रहा। पहली बार उसकी यह मौत हुई थी। समय बड़ी तेजी से पीछे की तरफ दौड़ रहा था। उसने महसूस किया कि रीछ के बोझ तले उसका शरीर मांस से बने किसी केक की तरह चिपटा होता जा रहा है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जैसे किसी अनश्वर प्राणी की सांस से उसे फिर जीवन प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही उसे यह भी लगा कि उसके शरीर से निचोड़ लिया गया सारा खून एक बार फिर उसके शरीर में वापस आ रहा है। हड्डियां चिटक कर अपनी पुरानी स्थिति में आ गई हैं। आंखों में रोशनी वापस आ गई है और दिमाग के सारे कलपुर्जे फिर सक्रिय हो गए हैं। लेकिन वह रीछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वह पहले ही जंगल में विलीन हो चुका था। समय गुजरता गया। एक के बाद एक साल गुजरते गए और इस दौरान केलसांग तथा रीछ का कई बार आमना सामना हुआ। रीछ के साथ अपनी दुश्मनी के बारे में सोचकर केलसांग को उसके प्रति लगाव हो गया था। शिकारी और शिकार के बीच इस तरह के खेल कई दौर तक चलते हैं, जब तक अंततः वे एक ऐसी दंत कथा का रूप न ले लें जिन्हें लोग चीगांव के किसी हीरो की कहानी के रूप में सुनाने लगे। अब ऐसा लग रहा था कि यह कहानी अचानक अपने समापन की ओर बढ़ रही थी। केलसांग ने जब यह सपना देखा था, उसे पता था कि वह रीछ उसे इस बात की नोटिस दे रहा है कि अंतिम लड़ाई आने ही वाली है। जैसे जैसे जंगल की आग नजदीक आती जा रही थी, रीछ के अंदर भी जंगल के अन्य जानवरों जैसे ही विचार पैदा हो रहे होंगे। सबको पता था कि उनका अंत निकट आ रहा है। इसी वजह से वह रीछ अंतिम मुलाकात के लिए आगे आया था। उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। चीगांव की लोक कथाओं में इतनी तेजी से किसी कहानी का समापन हो जाना थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन चीगांव के समूचे ग्रंथ का यह महज एक छोटा सा अध्याय ही होगा। गांव के रास्ते पर दोबारा बढ़ते हुए केलसांग वांगडू अपनी कल्पना में ही उस ओझा से बात करने लगा जो अभी भी अपनी गुफा में पड़ा हुआ था। दोरजी, जिस तरह मैं तुमसे मिला और हमने बातें की, उसमें इस विध्वंस से बाहर आने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बेहतर हो कि हम इसी बात पर ज्यादा ध्यान दें कि किस तरह अपनी क्षमता से हम चीगांव को बचा सकते हैं। ठीक उसी समय सड़क पर ट्रकों की एक कतार दिखाई दी जो उसी दिशा में आ रही थी जिधर से केलसांग आ रहा था। एक के बाद एक ट्रक उसकी बगल से गुजरते गए और पहियों से निकलती धूल उसके ऊपर पड़ती रही। निश्चय ही इस सड़क पर इससे पहले ट्रकों का इतना बड़ा काफिला कभी दिखाई नहीं दिया। केलसांग यह सोच रहा था कि तभी कुछ और ट्रक उसे पार करते हुए आगे निकल गए। अब यह समूचा काफिला उससे काफी आगे निकल चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि ट्रकों की धमक से उसके पैरों के नीचे की जमीन अभी भी हिल रही थी। वह और तेजी से चलने लगा और फिर देखा कि उसमें लदे आदमियों को उतारकर कुछ ट्रक वापस आ रहे थे। तेज कदमों से चलता हुआ केलसांग गांव के चौक तक पहुंचा, जहां पहले से ही जैतून रंग के कैनवस के तंबू बना दिए गए थे। बहुत ढेर सारे तंबू थे। सबसे बड़ा तंबू चौक के बीचों बीच था, जिसे घेरते हुए अर्ध गोलाकार आकार में कई छोटे तंबू थे। सबसे बड़े तंबू पर एक बहुत बड़ा डंडा लगा था, जिस पर एक विशाल लाल झंडा लहरा रहा था। केलसांग कुछ देर तक तंबू के प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा और सोचता रहा कि शायद कोई आकर उससे अंदर चलने को कहेगा, लेकिन कोई नहीं आया। लोगों के अंदर आने और बाहर जाने का सिलसिला बना रहा। सभी के चेहरे पर सख्ती के भाव थे और वे उसके बगल से इस तरह गुजर रहे थे जैसे वह जमीन में गड़ा कोई खूंटा हो। थोड़ी देर बाद सुओपो भी वहां आ गया। वह भी केलसांग के बगल में खूंटे की तरह ही आकर खड़ा हो गया।
उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सुओपो एक गुस्सैल नौजवान था और अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ देर खड़ा रहने के बाद उसका क्रोध उबाल पर पहुंच गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका गुस्सा अपनी बगल में खड़े प्रोडक्शन टीम के नेता केलसांग पर था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किसी ने तुम्हें बुलाया और कहा कि यहाँ आकर एक इडियट की तरह खड़े हो जाओ? केलसांग ने इनकार में अपना सिर हिलाया। उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने खुद ही सोचा कि शायद नेताओं को मेरी मदद की जरूरत हो, और कुछ मैं नहीं जानता। सुओपो ने बौखलाते हुए कहा, तुम्हारी मेहरबानी से मैं भी एक मूर्ख की तरह यहाँ खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ। सुओपो देर तक खड़ा नहीं रह सका और वह सीधे टेंट के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह एक नेता के साथ बाहर आया। केलसांग अभी भी पहले की ही तरह वहाँ खड़ा था। नेता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अच्छा, तो तुम हो प्रोडक्शन टीम के नेता। मैंने तो यह सोचा था कि तुम नए स्थान तक हमें ले जाओगे। सुओपो ने अपना सीना फुलाते हुए कहा, पीपुल्स मिलिशिया के प्लाटून का नेता मैं हूँ। सर, मैं आपके निर्देशों का इंतजार कर रहा हूँ। नेता ने टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि यहाँ भी नेतृत्व की कमान नौजवानों के हाथ में ही है। ठीक है, जन मिलिशिया को बुलाओ, फिर उनके छोटे छोटे ग्रुप बनाओ और उन ग्रुपों को पहाड़ तक ले जाने के लिए निर्देश देने की तैयारी करो। केलसांग वांगडू कुछ कहना चाहता था। वह कहना चाहता था कि जन मिलिशिया के सैनिकों को नेतृत्व देने का काम अगर कुछ पुराने और विश्वसनीय लोग कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन वह अभी कुछ बोल पाता इससे पहले ही नेता सड़क पर उस दिशा में आगे बढ़ने लगा जहां से गांव का प्रवेश द्वार शुरू होता है। केलसांग और सुओपो पीछे पीछे चलते रहे। प्रवेश द्वार तक पहुंचने के बाद नेता ने अपने दोनों हाथ कोलों पर रखते हुए कहा, यही वह जगह है जहां से हमें आग को रोकना है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ आने के लिए चल पड़े हैं। इतने सारे लोग हैं जिनकी तुम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कल्पना ही नहीं की होगी। हमें यहाँ अभी और बहुत सारे तंबू लगाने होंगे। नेता ने यह कहते हुए गांव की ओर हाथ उठाकर एक घेरा बनाया, जिसके अंदर सारे खेत और वह जमीन भी आ गई जिनमें बीजों में अंकुर निकल आए थे। इन सारी जगहों में तंबू ही तंबू होंगे, उसने कहा। लेकिन इन इलाकों में तो फसल उग रही है। फसलों की चिंता मत करो, हम यहाँ जितने लोगों को ला रहे हैं उन सब लोगों के लिए जब हमारे पास पर्याप्त खाना है तो तुम क्या समझते हो कि इस छोटे से गांव के लोगों का हम पेट नहीं भर सकेंगे? क्या तुम्हें पता है कि हमारा देश कितना बड़ा है? बस तुम लोग केवल इस बात की चिंता करो कि कैसे आने वालों के बिस्तर आदि के लिए पुआल का इंतजाम किया जाए और इसके साथ ही खाना बनाने के लिए कुछ चूल्हे तैयार करने में लग जाओ। वह नेता जो कुछ कहना चाहता था उतना ही कह लेने के बाद वापस अपने तंबू में चला गया। वह व्यक्ति गलत नहीं था। उस अग्निकांड वाली घटना के बीत जाने के कई साल बाद भी लोग बहुत शिद्दत से याद करते हैं कि किस तरह देखते देखते चीगांव सबकी उत्सुकता का केंद्र बन गया था। इस काल को एक स्वर्णिम युग के रूप में याद किया जाता है। लोग याद करते हैं कि उस समय कितने बड़े पैमाने पर यहाँ सामानों की सप्लाई हुई। सिनेमा दिखाने के लिए बड़े बड़े पर्दे लगाए गए और नृत्य और संगीत के शानदार कार्यक्रम हुए। उस समय सुओपो ने लोगों को यह बताना चाहा कि भविष्य में जब सही अर्थों में यहाँ साम्यवाद आएगा तो हर दिन लोगों का जीवन इतना ही खुशहाल होगा। जब भी ट्रक का काफिला वापस होता उससे पहले उसमें से भारी संख्या में लोग उतरते और उनके साथ तंबू लगाने वाले सामान भी उतरते। लोग ट्रकों से कूदते ही अलग अलग दस्ते बना लेते, कुछ देर तक गीत गाते और फिर सफेद खड़िया मिट्टी से निशान लगी अपनी अपनी जगहों में तंबू लगाने का काम शुरू कर देते। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आ लाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। इसी के साथ ही हमारा आज का यह अंक यही समाप्त होता है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।